तो कभी सोचा है ओल्ड सिम्बियोट स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट हो जाए तो क्या होगा, और क्या रेड हल्क गॉड ऑफ थंडर को बीट कर सकता है? ऐसे कई सारे रैंडम क्वेश्चंस की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। ओल्ड सिम्बियोट स्पाइडरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। अब ओल्ड सिम्बियोट को हमने स्पाइडरमैन 3 में देखा था, जो एक दिन पीटर पार्कर से बॉन्ड हो जाता है, फिर वो बन जाता है ब्लैक स्पाइडरमैन। लेकिन सिम्बियोट की वजह से स्पाइडरमैन की पावर लेवल काफी ज्यादा एनहांस्ड हो जाती है, जैसे इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई थी, इसके ऑर्गेनिक वेब्स और ज्यादा ड्यूरेबल हो गए, और पीटर पार्कर की इंजरी भी पहले से ज्यादा तेज हील हो जाती थी। लेकिन सिम्बियोट की वजह से पीटर की पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई थी, ये पहले से ज्यादा एग्रेसिव और टॉक्सिक हो गया। लेकिन पीटर सिम्बियोट से अलग हो जाता है और फिर एडी ब्रॉक इसका न्यू होस्ट बनता है, जिसके पास सेम स्पाइडरमैन वाली एबिलिटीज होती है। लेकिन ब्लैक स्पाइडरमैन की कुछ वीकनेस है, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से डिस्टर्ब हो जाता है, और फायर सिम्बियोट की सबसे बड़ी वीकनेस है। अब एमसीयू में हमें दो कैप्टन अमेरिका देखने मिल जाते हैं, एक स्टीव रॉजर्स जो अभी टाइटल गिव अप कर चुका है, और दूसरा सैम विल्सन। अब स्टीव रॉजर्स की बात करें तो एक सुपर सोल्जर है जो खुद को ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन लेवल तक पुश कर चुका है, और इसके पास एक वाइब्रेनियम शील्ड भी देखने मिल जाती है, जिसका यूज करके इसने हाइड्रा से लेकर थैनोस जैसों से फाइट किया। लेकिन ब्लैक स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, इसलिए स्पाइडरमैन चाहे तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को अपने वेब से पकड़कर कहीं दूर फेंक देगा, और शील्ड के बिना कैप से क्लोज रेंज अटैक कर सकता है, जबकि स्पाइडरमैन लॉन्ग और क्लोज रेंज दोनों में अच्छा है। ऊपर से स्पाइडर सेंस और रिफ्लेक्सेस की वजह से कैप के ज्यादातर अटैक स्पाइडरमैन डॉज कर लेगा, पर कैप्टन अमेरिका के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा स्पाइडी के वेब्स और उसकी स्ट्रेंथ से मैच करना, इसलिए स्पाइडरमैन कैप को बीट कर देगा। हाँ, अगर यहाँ पर वर्दी कैप होता तो बात अलग थी, क्योंकि अब कैप का सिर्फ एक लाइटनिंग स्ट्राइक काफी है ब्लैक स्पाइडी को नॉकआउट करने के लिए। अब सैम विल्सन की बात करें तो आज के डेट में यही कैप्टन अमेरिका है, और फ्यूचर में सैम ही एवेंजर्स को लीड करेगा। अब सैम ने कोई सुपर सोल्जर सेरम नहीं लिया, इसलिए इसके पास किसी भी टाइप की एनहांस्ड या सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देखने नहीं मिलती, बट सैम ने काफी हार्ड ट्रेनिंग की थी, इसलिए ह्यूमन लेवल पर तो इसकी बॉडी पीक कंडीशन में है। फिर वकांडा वालों ने इसे वाइब्रेनियम सूट दिया, जो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को स्लाइटली बढ़ा देता है, पर वाइब्रेनियम एक्सो सूट की वजह से अब सैम काफी तेज उड़ सकता है, चीजों को कट कर पाता है, वाइब्रेनियम विंग्स एनर्जी अब्सॉर्ब करके प्रोजेक्ट कर सकता है, और अगर ये ना होते तो रेड हल्क से फाइट करना इम्पॉसिबल था। और एक्सोसूट नैनोटेक से बना है, साथ में इसके अंदर रेड विंग नाम के ड्रोन्स है, जिसके अंदर फायर पावर्स है, और कुछ सिचुएशन में कैप्टन अमेरिका के लिए साइड किक की तरह भी काम करता है। अब जब ये दोनों फाइट करेंगे तब डिपेंड करता है कि ये दोनों फाइट कहाँ पर कर रहे हैं। अगर खुली जगह हो तो स्पाइडरमैन वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर बैटल सिटी में होती है तो स्पाइडर अपने वेब्स को अच्छे से यूज कर सकता है। अब क्लोज रेंज में स्पाइडरमैन क्लियर एडवांटेज पर रहेगा, क्योंकि सैम आखिर में एक नॉर्मल इंसान है, जो अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा तो स्पाइडरमैन की एजिलिटी और स्पीड से मैच नहीं कर पाएगा। और लॉन्ग रेंज में रहकर सैम अटैक्स तो कर सकता है, बट अगेन अपने एजिलिटी की वजह से स्पाइडरमैन पर ज्यादातर अटैक्स काम नहीं करने वाले। पर यही पर काम आने वाला है सैम का वाइब्रेनियम सूट। सैम अपने गॉगल्स और रेड विंग्स का यूज कर सकता है स्पाइडरमैन की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, जिसकी वजह से मौका मिलने पर वो सरप्राइज अटैक भी कर सकता है, और हो सकता है अपने वेब से स्पाइडरमैन सैम की शील्ड को दूर फेंक दे। लेकिन सैम के पास वाइब्रेनियम विंग्स है जो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और ये ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, इसलिए डिफेंसेस खुद एक्सो सूट संभाल लेगा, सैम को बस अटैक्स पर ध्यान देना है। अब स्पाइडी को बीट करना आसान काम नहीं है, पर ब्लैक स्पाइडी काफी टॉक्सिक नेचर वाला है, इसलिए उसके पास सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ का एडवांटेज देखने मिलता है। अगर सैम के पास अपने वाइब्रेनियम सूट ना हो तो स्पाइडी सिर्फ एक पंच में उसका खेल खत्म कर सकता है, पर वकांडियन टेक की वजह से सैम के पास बेटर टेक्नोलॉजी, वेपन्स और स्किल्स आ जाते हैं, जो ब्लैक स्पाइडी लैक करता है। और सैम विल्सन अभी रेड हल्क की स्ट्रेंथ से डील कर चुका है, जिसके सामने ब्लैक स्पाइडी के रॉ पावर्स कुछ भी नहीं है, इसलिए सैम के लिए काफी हार्ड होने वाला है इस फाइट में जीतना। लेकिन आखिर में कैप्टन अमेरिका ही इस बैटल में विनर बन जाएगा। ब्लैक पैंथर वर्सेस व्हाइट टाइगर। अब व्हाइट टाइगर को हमने डेयरडेविल सीरीज में देखा था, जिसका असली नाम हेक्टर आयला है, जो मार्वल का पहला लैटिनो लाइव एक्शन सुपर हीरो है। अब कॉमिक्स में हेक्टर को एक दिन टाइगर एमुलेट मिलता है, जिसे वो पहन लेता है, और तब से हेक्टर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी आती है, और ये अवतार बन जाता है टाइगर गॉड का। और अगर इसकी बॉडी पर डैमेज हो जाए तो ये अपने एमुलेट को उस डैमेज हुए एरिया पर रख कर खुद को हील कर सकता है। लेकिन एमसीयू में व्हाइट टाइगर की ओरिजिन और पावर्स को थोड़ा वो चेंज कर दिया। अपने दोस्त की मौत की वजह से डेयरडेविल क्रिमिनल से डील नहीं करता, और इस एक साल में व्हाइट टाइगर डेयरडेविल का काम करना शुरू करता है। एमसीयू में भी इसके पास एक एमुलेट देखने मिला, पर इसमें कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, और व्हाइट टाइगर की जो फाइट सीन्स है उसे देखकर साफ पता चलता है कि इसके पास पीक लेवल स्ट्रेंथ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो इसे अच्छे हैंड टू हैंड फाइट करनी आती है। वैसे व्हाइट टाइगर कोई स्पेसिफिक हीरो का नाम नहीं होता है, व्हाइट टाइगर एक टाइटल है जो टाइम के साथ फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन होता है, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें कोई फीमेल व्हाइट टाइगर देखने मिले, क्योंकि कॉमिक्स और एनिमेटेड शो में ऐसा ही होता है। वैसे व्हाइट टाइगर के सूट में कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, और एक लार्ज साइज बुलेट काफी थी इसे मार गिराने के लिए। अब बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ये भी एक टाइटल है जो कई सेंचुरी से वकांडा में पास ऑन हो रहा है। करंटली शूरी ब्लैक पैंथर बन चुकी है, और हाल ही में इसने वकांडा को टालोगन से प्रोटेक्ट किया।
अब ब्लैक पैंथर के पास वाइब्रेनियम सूट है जिसकी वजह से पैंथर की बॉडी को डैमेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बात अलग है अगर कोई चीज वाइब्रेनियम ओरोमेटल नहीं तो एडिमेंटियम से बनी हो तो वाइब्रेनियम को कट कर सकती है, पर ये सूट काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिलीज भी करता है और शूरी के आर्मर में सोनिक ब्लास्टर्स भी लगे होते हैं। लेकिन सूट के बिना भी ब्लैक पैंथर काफी पावरफुल होता है क्योंकि इन्हें हार्ट शेप हब दी जाती है जिसकी वजह से वकांडियन प्रोटेक्टर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड काफी ज्यादा एनहांस्ड हो जाती है। ये ऑलमोस्ट एक सुपर सोल्जर सेरम की तरह है और शूरी ने टेलोकैन हब लिया था इसलिए इसके पास अब बेटर हीलिंग एबिलिटी देखने मिलती है। अब लॉजिकली देखे तो इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, कॉमिक्स में ये दोनों थोड़े बहुत कंपेरेबल है लेकिन एमसीयू वर्जन में ब्लैक पैंथर काफी ज्यादा पावरफुल देखने मिल जाता है। सबसे पहले व्हाइट टाइगर में एनहांस स्ट्रेंथ नहीं है, ये अपने फाइटिंग टेक्निक का यूज करता है क्रिमिनल्स को बीट करने के लिए, जबकि ब्लैक पैंथर के पास एनहांस स्ट्रेंथ देखने मिलती है, इसलिए स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज ब्लैक पैंथर आगे है। ऊपर से व्हाइट टाइगर का सूट उसे छोटे मोटे अटैक से प्रोटेक्ट करता है, जबकि हम पास्ट में देख चुके हैं कि वाइब्रेनियम आर्मर किस लेवल पर ब्लैक पैंथर को प्रोटेक्ट करता है। ये बुलेट्स के साथ एनर्जी प्रोजेक्शन और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से भी सर्वाइव करने में मदद करता है। सो ओवरऑल देखे तो शूरी अभी न्यू ब्लैक पैंथर बनी है इसलिए वो व्हाइट टाइगर जितना अच्छे से हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर पाएगी, लेकिन शूरी के पास बेटर स्ट्रेंथ, आर्मर और वेपन्स है जिसका यूज करके वो व्हाइट टाइगर को टेक डाउन कर सकती है, इसलिए अभी के लिए ब्लैक पैंथर व्हाइट टाइगर को बीट कर सकती है। रेड हल्क वर्सेस थॉर। अब थॉर के ओरिजिन के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में अब ऑलमोस्ट हम सारे सुपर फैंस को पता है। लेकिन रेड हल्क जनरल रॉस है जिसे लीडर ने कई साल ट्रिक करके गामा रेडिएशन से भरी टैबलेट्स दे दी जिसकी वजह से वो एक दिन रेड हल्क बन गया और रेड हल्क बनने के बाद इसने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर दिया। रॉ पावर। अब रेड हल्क बनते रॉस इजीली हैवी चीजों को लिफ्ट करके दूर फेंक रहा था। ये चॉपर्स को लिफ्ट कर सकता है, अपने पैरों की स्ट्रेंथ से कई किलोमीटर एक ही जंप में कवर कर देता है, फिर कार को फेंकना, सैम के वाइब्रेनियम एक्सोसूट को ब्रेक करना और नैनोटेक हेलमेट को ऑलमोस्ट क्रश कर देना, ये सब रेड हल्क की स्ट्रेंथ फीट्स है। बट रेड हल्क और ग्रीन हल्क इक्वल होते हैं पावर लेवल में, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो स्ट्रेंथ फीट ग्रीन हल्क ने अचीव किया है, जैसे एबोमिनेशन को ओ पावर करना और लिवाइथन को एक पंच में नॉकआउट करना, ये सब रेड हल्क भी अचीव कर सकता है। और रही बात थॉर की, तो 2012 में जब इसने अपनी पावर्स को ठीक से डिस्कवर नहीं किया था उस टाइम पर भी थॉर एवेंजर्स में अकेला ऐसा मेंबर था जो हल्क को बराबरी की टक्कर दे रहा था। देन थॉर स्टॉर्म ब्रेकर लेकर चलता है जो यूनिवर्स के सबसे हैवी हथियार में से एक है और इसे सिर्फ सुपर ह्यूमन ही उठा सकता है। फिर बाइफ्रोस्ट ब्रिज को तोड़ना, सकार प्लैनेट पर हल्क से फाइट करना और नेडेबलर रिंग्स को मूव करना, ये थॉर की ऐसी फीट्स है जो आज तक कोई दूसरा एवेंजर अचीव करने की सोच भी नहीं सकता। और लव एंड थंडर में तो हम सब ने देख लिया कि गॉड्स की ट्रेनिंग किस लेवल पर होती है। स्पेशल एबिलिटीज। अब कॉमिक्स में रेड हल्क के पास हीट जनरेशन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन पावर्स होती है। इसने तो एक बार थॉर के ओडिन फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटी हमें देखने नहीं मिली। रेड हल्क सिर्फ अपने स्ट्रेंथ की बेस पर ही सारे अटैक्स कर रहा था, जबकि थॉर के पास कई सारी एबिलिटीज देखने मिल जाती है, जैसे लाइटनिंग मैनिपुलेट करना, बारिश करवाना, टोर्नेडो बनाना। कॉमिक्स में तो थॉर के पास वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसके सिर्फ ज्यादातर लाइटनिंग पावर्स पर ही फोकस किया जाता है। बट लव एंड थंडर में हमें पता चला कि थॉर अब खुद को लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और साथ में धीरे धीरे करके ओडिन फोर्स यूज कर रहा है, इसलिए अब थॉर वेपन्स पर अब मंत्र फूंक देता है और बच्चों में अपनी ठंडा पावर शेयर करता है। फाइटिंग स्टाइल। अब रेड हल्क वैसे तो मिलिट्री बैकग्राउंड से आता है, लेकिन जनरल रॉस ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने सेंसेस में नहीं था, इसलिए वो बिना सोचे समझे हाथ पैर घुमा रहा था और एक प्रॉपर फाइटिंग स्टाइल ना होने की वजह से सैम को भी अटैक्स को काउंटर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। पर थॉर एक वॉरियर रेस से बिलोंग करता है। थॉर आज तक हजारों बैटल में फाइट कर चुका है और थॉर को ओडिन ने ट्रेनिंग दिया है, इसलिए थॉर को कई सारी टाइप्स की फाइटिंग स्टाइल आती है। ये बात अलग है थॉर की स्ट्रेंथ इस लेवल पर है कि उसे किसी टेक्निक पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम रैग्नारोक की बैटल में थॉर के टेक्निक्स को देख सकते हैं, इसलिए फाइटिंग स्टाइल में थॉर आगे है। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जनरल रॉस गामा रेडिएशन की वजह से मॉन्स्टर बना है और रेड हल्क स्ट्रेंथ वाइज इक्वल है ग्रीन हल्क से, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी भी हल्क लेवल पर ही देखने मिलती होगी। जैसे रेड हल्क की बॉडी बुलेट प्रूफ है, फिर फर्क नहीं पड़ता ये स्मॉल कैलिबर बुलेट्स हो या फिर मशीन गन की बुलेट्स, रेड हल्क को आग से भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये बात अलग है वाइब्रेनियम से रेड हल्क की स्किन को कट कर सकता है, पर रॉस के पास हीलिंग फैक्टर है इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ में रेड हल्क फुल्ली चार्ज काइनेटिक ब्लास्ट से भी सर्वाइव कर चुका है, जो रेड हल्क के लिए काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी फीट्स है। लेकिन फीट वाइज देखे तो थॉर एक अलग ही लेवल पर स्टैंड आउट करता है। गॉड ऑफ थंडर मेलिकेथ के रियलिटी स्टोन के अटैक से लेकर पावर स्टोन के टच को सर्वाइव कर चुका है, फिर हल्के पंचेस खाना, न्यूट्रॉन स्टार की बीम से सर्वाइव करना, सर्टर जैसे फायर डीमन की हीट से डील करना, ये सब थॉर के ड्यूरेबिलिटी फीट्स है। पर एक एसगार्डियन होने की वजह से थॉर टाइम के साथ और पावरफुल बनता चले जाएगा, इसलिए आगे चलकर थॉर की ड्यूरेबिलिटी को और ज्यादा एनहांस्ड होना है। पर अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब रेड हल्क काफी पावरफुल है, लेकिन थॉर के लिए अब हल्क जैसे मॉन्स्टर से फाइट करना कोई न्यू बात नहीं है। रैग्नारोक के टाइम पर थॉर के पास कोई भी वेपन नहीं था, उसके बाद भी वो अपने पंचेस से हल्क को हर्ट कर रहा था।
और अब तो थोर के पास 2 गॉडली वेपन्स है। ऊपर से फाइट में थोर अपने सेंसेस में रहकर लड़ाई करेगा, जबकि रेड हल्क के पास कोई स्ट्रेटेजी या कॉम्बैट स्किल देखने नहीं मिलेगी। और कॉमिक्स में एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी की वजह से रेड हल्क फिर भी टेम्पररी बेस पर थोर को बीट कर देता है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में पावर्स उसके पास नहीं है। इसलिए जब थोर लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा तब रेड हल्क काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक से रेड हल्क हील हो सकता है, लेकिन अगर थोर रेड हल्क का सिर उड़ा देगा तो रिजनरेट भी नहीं कर सकता। बेसिकली सैम के पास ना तो थोर जितनी स्ट्रेंथ है और ना ही फाइटिंग टेक्निक्स, लेकिन फिर भी वो रेड हल्क के सारे अटैक से बच रहा था और कुछ अटैक से काउंटर भी कर गया। पर थोर की स्ट्रेंथ आज के डेट में रेड हल्क से ज्यादा है। वो बेटर ड्यूरेबिलिटी कैरी करता है और लाइटनिंग पावर्स और वेपन्स का एडवांटेज थोर के पास से देखने मिलेगा। इसलिए ओवरऑल देखिए तो थोर अगर बैटल को स्टार्टिंग से सीरियस लेता है तो वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में रेड हल्क की कहानी को खत्म कर देगा। इसलिए आज के सुपर बैटल में थोर विनर बन जाता है। लेकिन इसी के साथ आज के रैंडम क्वेश्चन से ही खत्म होता है। अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।